आज इतनी माशाल्लाह ख़वातीन है, बड़ी इनकरेजिंग है। और मेरे दोस्त अहबाब, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मालूम है, मैं अपनी अदना खदमात पेफरो के साथ पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ। और ज़ाहिर है, जब कोई इंसान काम करता है तो वो सीखता है, उसके इल्म में इजाफा होता है और तजर्बा बढ़ता है। उसी इल्म और तजर्बे से फिर मैंने ये जिसका जैदी साहब जिक्र कर रहे हैं बुकलेट किताबचा मुरतब किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2-3 माह तक वो प्रिंट हो जाएगा। आज की प्रेजेंटेशन का मौजू आपके सामने है। हम सब रिटायर्ड हो चुके हुए हैं और बहुत से हमारे बरादरान मजीद होंगे और इस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। तो तजर्बे से मैंने ये मुझे जानकारी हुई, जैसे जैदी साहब ने कहा कि हम इस जिंदगी के इस हिस्से को, जिसको मैं जिंदगी का दूसरा हिस्सा कहूँगा, या हम कह सकते हैं, कुछ तैयार नहीं हुए होते। सर्विस में इतना मसरूफ होते हैं कि यकदम ये 1 साल या 6 महीने पहले पता चलता हो तो रिटायरमेंट भी आने वाली है। तो तजर्बे से जो जो मैंने चीज़ें सीखी हैं वो मैंने मुरतब की हैं। उसमें कोई ख़ास कलाकारी नहीं है। वो जब आपके सामने आएंगी तो आपको लग जाएगा पता। तो आज की प्रेजेंटेशन उसका एक खुलासा है। किताबचे में और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो पेंशन रिलेटेड इश्यूज हैं, वो बहुत से सवालात आते रहते हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि उस पर एक प्रेजेंटेशन दी जाए। और ये ख़ास तौर पे ये नए रिटायरिंग ऑफिसर्स के लिए। रिटायरमेंट इज़ नॉट द कॉज फॉर एनी ट्रॉमा। इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। एक नॉर्मल चीज़ है और ज़िंदगी का एक माइलस्टोन है जो हमने अचीव की है 30-35 साल की सर्विस के बाद। हमें इस पर खुश होना चाहिए और इसको खुशी के साथ फेस करना चाहिए। और आने वाली ज़िंदगी को, उसके अंदर जो मज़ीद अल्लाह ने हमारे लिए खुशियाँ मौके रखे हैं, उसको देखना चाहिए। दिस अ नीड टू रीअलाइन आवर थॉट प्रोसेस कि हमने अब बकिया ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और ये ज़रूरी नहीं कि वही असूल हों जो पहले 35 साल में सर्विस में हम जिनको फॉलो करते रहे। अब कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है ताकि हम आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सकें। उस चैलेंजेस क्या है वो भी मैं आपको बाद में बताऊँ। मैं बता चुका हूँ कि ये मेरी जो प्रेजेंटेशन है इसका सोर्स क्या है, माई एक्सपीरियंस इन पेफरा, नथिंग एल्स। और मेरे टारगेट जो हैं वो रिटायरिंग यंग ऑफिसर्स हैं जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, जिनको इन चीज़ों की अभी ज़रूरत है। माई एक्सपीरियंस इज मोस्ट ऑफ आवर फैमिलीज आर एब्सोल्युटली नॉट प्रिपेयर्ड कि हमारा स्पाउस जो है बहुत भी हो सकता है। हम इस बात को सुनने के लिए भी रवादार नहीं। अगर कोई हम में से अपनी बीवी को कहे कि ओ मोहतरमा मैं फौत भी हो सकता हूँ, इसलिए ये चीज़ें कर लो, तो आपको क्या हो गया? क्यों आप फौत होने के लिए तैयार होकर बैठे हैं? मकसद यह है कि हमारा एक डिलेमा है कि हम इस चीज़ को जिक्र भी नहीं करना चाहते और इसकी तैयारी नहीं करना चाहते। होनी चाहिए। देखें, हम रिटायर हुए हैं 55-60 साल की उम्र, और मैं समझता हूँ कि मैं 50 साल और खींच जाऊंगा। ऐसा नहीं है। इट कैन हैपन एंड, और हम देख रहे हैं अपने सामने हमारे दोस्त यार अहल यार इस उम्र में अल्लाह के पास जा रहे हैं और ठीक ठाक था। एकदम सुबह पता चला जी, खबर आएगी पीएफ की न्यूज़ की, वो जो फौत हो गई। इट कैन हैपन टू एनीबॉडी एनी टाइम। और अगर जब वो सूरत हाल पेश आ जाती है, हमारी बेगमात में से किसी को कुछ पता नहीं होता पेंशन कैसे लेनी है। सबसे पहला बरियल इंतजामात करने हैं, कौन करेगा, कैसे होंगे, कभी सोचा ही नहीं, कभी बात ही नहीं की इसमें, मुनासिब ही नहीं सकता। पेंशन कैसे लेनी है कुछ पता नहीं। ड्रामा तो है ही है, फैमिली का हेड फौत हो गया, बाप फौत हो गया, हस्बैंड फौत हो गया, क्या करेंगे, परेशानी तो है ही, नो डाउट। और ख़ास तौर पे पेंशन के बाद और बड़े मसाइल आते हैं। मैंने अपने तजर्बे से देखा, मुझे आगे जिक्र आएगा कि कैसे कैसे लोगों को मुश्किलात है, पता ही नहीं, कभी जिक्र ही नहीं किया, घर वालों को बच्चों को पता ही नहीं। तो मकसद ये है कि इन चीज़ों के बारे में हमें आगाही होनी चाहिए और हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। ये आज की प्रेजेंटेशन का ये मकसद, ये टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करूँगा।
प्रैक्टिकल स्टेप्स रिक्वायर्ड आफ्टर द डेथ ऑफ पेंशनर। पेंशन से मुराद ये जो सर्विस में चाहे वो मर्द है या खातून है, सर्विस कर रहा था या कर रही थी और रिटायर हो गया, उसको हम पेंशन कहते हैं। और फैमिली पेंशनर वो होगा जो पेंशनर के फौत होने के बाद वो बीवी है या बच्चा है या बच्ची है, अगर उसको पेंशन मिल रही है तो उसको फैमिली पेंशन कहते हैं। ये पेंशनर और फैमिली पेंशन का फर्क है, ये टर्म यूज होंगी, आप जेहन में रखें। रिटायरिंग पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है, कम्यूटेशन क्या होती है और कैसे कैलकुलेट होती है, और इसको रेस्टोर कैसे होती है, उसकी क्या कैलकुलेशन है, ये कुछ सवालात बीच में आए थे इसलिए मैंने ये मौजू भी डाल दी। फैमिली पेंशन ये क्या होती है, इसकी तफसीलात कुछ कवर होंगी। फिर 2 साल पहले सितंबर 24 में हुकूमत ने पेंशन की पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट्स की थी, वो क्या है। और ये सबसे अहम तरीन चीज़ कि जब फैमिली पेंशन क्लेम करनी है, पेंशन फौत हो गया, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो प्रोसीजर क्या है। प्रिकॉशनरी स्टेप्स फॉर द पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ। जब जो ही बंदा रिटायर हो गया तो फैमिली को मिल के कुछ इकदामात करने चाहिए फौरी तौर पर। वो मैं कवर करूँगा। और आखिर में जो गाइड बुक पेफरा मुरतब की गई है, उसकी मैं जो कंटेंट्स है वो आपसे शेयर करूँगा, उसमें क्या क्या लिखा गया। कमिंग टू प्रैक्टिकल स्टेप्स रिक्वायर्ड आफ्टर द डेथ ऑफ पेंशनर। जो ही ये हादसा पेश आता है तो क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। गेट द डेथ स्लिप इशूड फ्रॉम द हॉस्पिटल इंडिकेटिंग करेक्ट डेट टाइम एंड कॉज ऑफ डेथ। अगर कोई शख्स घर में भी फौत होता है या लगा है कि फौत हो गया है, पता नहीं, फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाए, घर में ना रखें कि ये तो फौत हो गया, उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नो। इन ऑल केसेस इवन इफ यू आर 100% श्योर कि ये फौत हो गया है, उसको अस्पताल लेके जाए। ये बाद में फिर इसकी जरूरत होती, क्योंकि डेथ स्लिप सर्टिफिकेट कहते हैं उसको, स्लिप कहते हैं, वो हॉस्पिटल इशू करेगा। या उसमें लिखा होगा कि ये जब लाया गया यहाँ पे पहले ही फौत हो चुका हुआ था, तो या लिखा जाएगा कि जब आया तो ये मसला था और उसके बाद यहाँ फौत हो गया। वो आपके हैंडी बाद में काम आता है ये। उसके बाद सारा इनिशियल बरियल अरेंजमेंट्स करनी है। वो पेफरा या फैल्कन या फ़िज़ाइया जहाँ भी अ, आप रहते हैं, ये सारे मदद के लिए अवेलेबल होते हैं। जहाँ भी बरियल हुआ है वो ग्रेवयार्ड भी एक स्लिप इशू करता है कि फ़लाँ नामी शख्स यहाँ बरी किया गया है। ये भी ज़रूरी होती है, लाजमी होती है बाद में डेथ सर्टिफिकेट नादरा में या यूनियन काउंसिल से लेने के लिए। मुख्तलिफ ऑफिस जहाँ से ये डेथ सर्टिफिकेट बनता है या बन सकता है, या तो कैंट बोर्ड है, अगर आप कैंट के एरिया में रह रहे हैं जिस शहर में भी, वहाँ से बनेगा। अगर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में रहते हैं तो उनका जो सीडीए में दफ्तर है G6 में, वहाँ से बनेगा। और बाकी जहाँ भी बरियल हुआ है वहाँ के यूनियन काउंसिल या टीएमए वो आपको ये बना के देंगे, वहाँ से रब्ता करना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ से भी आपने बनवाना है उनको कुछ कागजात आपने फराहम करने होंगे। वो कागजात ये हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म, वो उसका एक क्या कहते हैं खाका बना होता है, वो आपको वहाँ से लेना पड़ेगा या ऑनलाइन भी मिल जाता है, वो भरना पड़ता है। डेथ स्लिप इशूड बाय हॉस्पिटल जो मैं पहले जिक्र किया, ये आपको लाजमी देना पड़ेगी। बरियल स्लिप फ्रॉम द ग्रेवयार्ड, ये आपको लाजमी देना पड़ेंगे। और एक बयान हल्फिया 300 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, वो भी भरना पड़ता है। नॉट इन ऑल सिटीज, इन सम सिटीज, आई एम टोल्ड लाहौर में ये रिक्वायरमेंट है। मरहूम की CNAC की कॉपियाँ फ्राहम करनी पड़ती हैं। और जो एप्लीकेंट है, जो मरहूम का कोई खूनी रिश्तेदार हो सकता है, बेटा बेटी वाइफ या हस्बैंड, वो मजाज हैं ये अप्लाई करने के लिए, उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ चाहिए होती हैं। तो ये कागजात हैं जो आपको फराहम करने होते हैं। और उसके बाद जब सब कुछ ठीक होगा तो विद इन फ्यू डेज आपको वो डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और ये डेथ सर्टिफिकेट बाद में मुख्तलिफ मराहल पे काम आता है। विद दिस वी कम टू पेंशन। रिटायरिंग पेंशन, पेंशन की मुख्तलिफ अकसाम है, मैं वो आपको नहीं उसमें उलझाऊंगा।
जो पेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलती है उसको रिटायरिंग पेंशन कहते हैं। एंड इट इज ग्रांटेड टू एन ऑफिसर हु इज रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग क्वालिफाइंग सर्विस फॉर सच नंबर ऑफ ईयर्स एज इज प्रिस्क्राइब फॉर द रैंक। बाद यानी रिटायरमेंट अर्ली भी होती है, वॉलंटरी भी होती है, तो उसको रिटायरिंग पेंशन नहीं कहते। हम बात कर रहे हैं सिर्फ वो जो इस कैटेगरी में आती है। पेंशन जब कैलकुलेट होती है उसके लिए कुछ हमारी सैलरी के अंदर चीज़ें हमें मिल रही होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो पेंशन के लिए उनको शामिल किया जाता है, और कुछ होती हैं जो पेंशन के लिए शामिल नहीं किया जाता। ये वो है जो पेंशन के लिए शामिल किया जाता है, इसको कहते हैं रेकनेबल फॉर पेंशन। ये सारा काम पेंशन वाले करते हैं, पेंशनर को ये खुद करने की कुछ जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ऑल टाइप्स ऑफ पेंशन नेमली रिटायरिंग और इनवैलिड compensation and superannuation are calculated as per the pension formula। एक फार्मूला बना हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, उसके मुताबिक पेंशन कैलकुलेट की जाती है। फॉर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 years और मोर ये फार्मूला लगाया जाता है। अगर किसी की सर्विस 10 साल से कम पे रिटायर हुआ तो उसके लिए कुछ और फार्मूला। दिस इज द फार्मूला। लास्ट पे ड्रॉन इनटू 0.7 into qualifying service number of years which are prescribed for the rank। ये फार्मूला है जिसको अप्लाई करके पेंशन कैलकुलेट की जाती है। ये एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक एग्जांपल है। इंसिडेंटली ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, ये मैंने एक एयर हेडक्वार्टर की बुकलेट पब्लिश हुई है विच वाज पब्लिश्ड इन 2016, 2016 में पब्लिश हुई थी, और उसमें ये सारा डेटा दिया हुआ है। उसी से मैंने लिया मैंने। सम ऑफ द डेटा में नॉट बी रेलिवेंट नाउ, लेकिन फार्मूला यही है। ये रैंक पे है किसी की, फॉर एग्जांपल एक विंग कमांडर रैंक की डिस्टर्बेंस पे सारी पे दी, और डेट ऑफ एसओडी, डेट ऑफ एसओ, डेट ऑफ कमीशन, कैडेट सर्विस, सारी चीज़ें दी जाती हैं। और उसके बाद ये करके 50 years अप्लाई किया, कैडेट सर्विस भी शामिल कर ली, कमीशन सर्विस भी शामिल कर ली। एज ऑन द नेक्स्ट बर्थडे आफ्टर एसओएस, ये बड़ी अहम चीज है। जब आप रिटायर हुए हैं एक होल्डर, दिस इज द बुकलेट दैट हैज बीन इशूड बाय द एयर हेडक्वार्टर इन 2016 पी ब्रांच। जो मैं बुकलेट इशू कर रहा हूँ, बनाई है, वो लेटेस्ट है, उसमें मजीद कुछ चीज़ें भी शामिल हो चुकी हैं। तो ये फार्मूला अप्लाई करके इस तरह ग्रॉस पेंशन टोटल निकलती है, और इस केस में वो 30,275 रुपीज बनी है। इसको कहते हैं ग्रॉस पेंशन। अब उस वक्त एक ऑप्शन होती है रिटायरिंग ऑफिसर के पास कि इस ग्रॉस पेंशन का, जो कि इस अफसर की 30,000 बनी है पर मंथ फॉर लाइफ टाइम, और इसमें बाद में जो हुकूमत वक्तन फ़क्तन हर साल 10-15% इंक्रीज करती रहती है, वो फिर बाद में उसमें अप्लाई होती रहती है। ये स्टार्टिंग पेंशन है जिसको बेस लाइन पेंशन भी कहते हैं। ऑप्शन होती है आपके पास कि इसका कुछ परसेंटेज कम्यूट कर सकते हैं। कम्यूटेशन क्या होती है? एन ऑफिसर इज एंटाइटल्ड टू कम्यूट 40%। ये परसेंटेज चेंज होती रहती है। इट यूज टू बी 50%, इट बिकेम 35%, और जब मैं रिटायर हुआ था इट वाज 40%। मुझे नहीं मालूम आजकल ये जो अभी रिसेंटली ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं, मेरा ख्याल है वो अभी तक 40% ही चल रहे हैं। यानी 30,000 अगर पेंशन बनी है, उसका 40% आप कम्यूट कर सकते हैं। कम्यूट करने का मतलब ये होगा कि 30,000 का जो 40% फिगर बनती है पर मंथ, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साल की अमाउंट बन जाएगी। और उसमें एक फैक्टर होता है, कम्यूटेशन टेबल से निकलता है, आगे चल के बताता हूँ, परचेज फैक्टर कहते हैं। उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टोटल अमाउंट बन जाती है जो आप इकट्ठी मिल जाती है आपको। और ये तकरीबन हर शख्स इसको अवेल करता है, क्योंकि उस वक्त एक इकट्ठी अमाउंट मिल जाए तो आपके कई मसाइल होते हैं। घर लेना है, एयरफोर्स में पैसे देने हैं, बच्चे की शादी करनी है, वट एवर, तो वो हर शख्स उसको अवेल करता है। दिस इज दी कम्यूटेशन टेबल। ये 2001 का लास्ट जो बना था ये वो वाला है। इसमें लेफ्ट साइड पे एज ऑन द नेक्स्ट बर्थडे, एसओएस डेट जो भी है ना, उस डेट के बाद जो नेक्स्ट बर्थडे है वो उसके अगेंस्ट आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये अगर आप देखें सेकंड कॉलम,
तो 4 डेसिमल में ये फिगर लिखी हुई है। दीज आर द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द ऑफिसर हैज परचेज्ड हिज कम्यूटेशन, और इस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा उस फिगर को जो आपकी सालाना कम्यूटेशन पेंशन बनती है। ये आप 66 ईयर तक ये सारा आप देख सकते हैं, बल्कि 80 साल तक। आप नोट करें, जितनी कम एज पे कोई रिटायर होगा उतने ही नंबर ऑफ ईयर्स ज्यादा होंगे। जितने ही कम एज पे कोई रिटायर होगा उतना ही नंबर ऑफ ईयर्स ज़्यादा होंगे, और जो जो एज बढ़ती जाती है रिटायरमेंट की उतने ही नंबर ऑफ ईयर्स कम होते जाते हैं। इसकी एक सिग्निफिकेंस है, मैं आगे चल के बताऊंगा। ये एक कैलकुलेशन की हुई है, वही 30,275 रुपीज़ ग्रॉस पेंशन थी। 35% अगर कम्यूट करनी है तो वो अमाउंट बनेगी 10,596 रुपये। ग्रॉस पेंशन में से कम्यूटेड अमाउंट माइनस कर देंगे तो बाकी आपकी नेट पेंशन, इसको नेट पेंशन कहते हैं। बकिया आने वाले सालों में जब तक वो नंबर ऑफ ईयर्स पूरे नहीं हो जाते, आपको नेट पेंशन की अमाउंट हर महीने मिलेगी। और इस नेट पेंशन में सालाना इजाफे जो हुकूमत करती है हर साल, वो अप्लाई होके आपको पेंशन में इजाफा होता रहता है। जब वो नंबर ऑफ ईयर्स, इस केस में वो 18.3129, आप यूं समझे कि 18 साल है। 18 साल तक इस अफसर को नेट पेंशन अमाउंट मिलती रहेगी विद एनुअल इंक्रीमेंट जो हुकूमत हर साल करती रहेगी। इज इट डूइंग बड़ा अशफाक? वेलकम, हैव अ सीट। वेलकम, बेटर। जब वो 18 साल पूरे हो जाएंगे तो वो रेस्टोर हो जाएगी आपकी पेंशन फ्रॉम नेट, इट विल गो टू ग्रॉस, वो एकदम बढ़ जाएगी। वो फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ वो कितनी बढ़ती है। सो फार इफ एनीबडी हैज नॉट अंडरस्टूड प्लीज रेज योर हैंड कम्यूटेशन के बारे में। गुड, ओके, ये तो है कम्यूटेशन। तो उस वक्त आपको इतनी अमाउंट इकट्ठी मिल जाती है। सर ये जो कमिटेड वो है उसके अंदर अभी वो एडिशन होती है? जी, मैं बताता हूँ, जब कम्यूट होती है तो जितनी भी माजी में सालाना इंक्रीजेस गवर्नमेंट ने की होती हैं वो उसमें अप्लाई हो जाती है। वाज दैट योर क्वेश्चन? ओके, जी जी। ओके, थैंक यू। Ladies and gentlemen, commutation is restored automatically by Directorate of Pension on the date when it is to be restored. I am pleased to tell you कि हमारा जो पेंशन का सिस्टम है पीएफ में, it is excellent, far far better than what I know is in Pakistan Army and Pakistan Navy. I am working at Vidyas Forum where जहाँ पे ये तीनों सर्विसेज के रिटायर्ड अफसर हैं, उनके मसाइल हैं। और उनका एक मसला ये है कि पेंशन रिस्टोर कराना इज सो ट्रबलसम, मैं बता नहीं सकता। और विडोज के पेंशन सालों साल नहीं रिस्टोर होती, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीएफ का सिस्टम ऐसा है कि आपको पता ही नहीं होता। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, सर वो मेरी पेंशन इस तो बड़ी बढ़ गई है, क्या हुआ? मैंने कहा तुम्हें रिटायर हुए कितना? सर मेरे 20-21 साल हो गए हैं। मैंने कहा भाई वो रिस्टोर हो, ही डिडंट नो, और रिस्टोर हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा सिस्टम है हमारा। वो जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज किए ना, 18 साल, 20 साल, 22 साल, जिसका आपको वो जब कंप्लीट होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपकी रिस्टोर हो जाती है। वो हर महीने को रिटर्न निकालते हैं, आई एम टोल्ड, पेंशन वाले, और उनको पता होता है कि इस महीने ये फला फला बंदे की पेंशन रिस्टोर होनी है, सो दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। मैं बता चुका हूँ कि जितनी भी पिछले 20 सालों में सालाना इंक्रीजेज हुई हैं वो नेट पेंशन पे आपको मिली थी, वो जब ये रिस्टोर होती है तो उसमें भी वो अप्लाई हो जाती हैं। वो मैं फार्मूला आपको बताऊंगा जो मैंने खुद डिवाइस किया हुआ है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट कि मेरी पेंशन जब रिस्टोर हो गई थी अमाउंट क्या होगी, दिस इज द फार्मूला। perhaps director pension they have some other formula that must be very accurate.
ये मैंने एक फार्मूला अपनी कन्वीनियंस के लिए, इफ यू वांट टू कैलकुलेट योर पेंशन आफ्टर रेस्टोरेशन, लास्ट ड्रॉन पेंशन, नेट पेंशन, लास्ट ड्रॉन नेट पेंशन जो है अमाउंट, वो आपको पता है हर महीने आपको मिलती है। और अगर आपने 40% कम्यूट कराई है तो उसको 40 से डिवाइड करना है। अगर 50% कम्यूट थी तो 50 से डिवाइड कर दें, अगर 35% है तो 35 से डिवाइड कर दें, और जो आंसर आए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यू विल गेट दी फिगर कि कम्यूट होने के बाद, रेस्टोर होने के बाद आपकी पेंशन की मंथली अमाउंट क्या होगी। कमिंग स्पेसिफिकली टू ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, व्हाट इज ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन? एक होती है स्पेशल फैमिली पेंशन। इफ द ऑफिसर हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग सर्विस, उसकी फैमिली को जो पेंशन मिलती है उसको स्पेशल फैमिली कहते हैं। और स्पेशल फैमिली पेंशन जब ऑथराइज होती है, उसकी कम्यूटेशन नहीं होती। कम्यूटेशन सिर्फ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन वो पेंशन है जब रिटायरमेंट के बाद पेंशनर फौत होता है, उसकी फैमिली को जो पेंशन ऑथराइज होती है उसको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन कहते हैं। एम आई राइट मिस्टर साहब? मैं ठीक कह रहा हूँ? ओके। या मैं वो कवर नहीं कर रहा बिकॉज दैट इज नॉट आवर concerned at that time. We are all retired. In case of death or remarriage, अब ये चीजें जरा आप गौर से सुनिए। In case of death or remarriage of the widow, the pension will be granted to the sons till the age of 21 years or employment, and to the unmarried daughters till death or remarriage, whichever is earlier. इसकी एक सीक्वेंस है। जो लीगल हेयर्स हैं वो आर एंटाइटल्ड फॉर पेंशन, फैमिली पेंशन, वो आगे गालबन नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा पेंशनर लेने का मजाज है लेकिन वो डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है किसी वजह से, उसको फिर लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी। दीज आर द एलिजिबल हेयर्स ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। और इसी सीक्वेंस में वाइफ, इन केस हस्बैंड वाज इन सर्विस and he is pensioner, husband in case wife was the service in service and she is the pensioner। उसके बाद बच्चे, फिर फादर, फिर मदर। और इसका मतलब ये अगर इन पहले वालों में से कोई नहीं है तो फिर आगे वाले की बारी आएगी। इन केस ऑफ डेथ और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल ग्रांटी, द पेंशन विल बी ग्रांटेड टू द नेक्स्ट एलिजिबल हेयर्स। और ये सारी चीजें पेंशन डायरेक्टरेट उस वक्त पी ब्रांच से वेरीफाई करता है। और अगर पी ब्रांच में आपका डेटा अपडेटेड नहीं है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। मैं रिटायर हो चुका हूँ और आफ्टर सम टाइम मेरी वाइफ फौत हो गई, मैंने पी ब्रांच को बताया नहीं, भाई उनकी फायदा दसन था, उन मेरा कोई तल्लक ही नहीं होगा एयरफोर्स के साथ। दिस व्हाट आई फील। लेकिन ये बात उस वक्त काम आएगी जब ये आपको ये मसाइल पेश आए। इसलिए आगे चल के कहीं मैं कहूँ, स्ट्रेस किया है कि प्लीज अपडेट योर डेटा, कीप अपडेटिंग योर डेटा इवन आफ्टर रिटायरमेंट। बच्चा फौत हो गया है, बीवी फौत हो गई है, बेटी डाइवोर्स हो गई है, बेटी विडो हो गई है, इन सब चीज़ों को पी ब्रांच में उस वक्त अंदराज कराएं, ये आगे चल के काम आएगी। और ये हो सकता काम आए जब आप अल्लाह के पास जा चुके हैं और आपकी वाइफ भी जा चुकी है, अब बच्ची डाइवोर्स हो गई है, शी इमीडिएटली बिकम्स एंटाइटल्ड फॉर पेंशन ऑल दो आपको फौत हुए 15 साल हो गए। जिस डेट से वो विडो होगी, डाइवोर्सी होगी, उस डेट से शी बिकम्स एंटाइटल्ड फॉर पेंशन इवन इफ पेंशन हैज बीन स्टॉप। 15 साल कोई भी पेंशन नहीं ले रहा, ये आपको पता है, ये चीज बता रहा हूँ। शी विल बिकम उस डेट से एंटाइटल्ड, और बच्चे को भी नहीं पता होगा। शी में भी लिविंग अब्रॉड, उसको पता ही नहीं है कि ये एंटाइटल हो गई। तो इतनी अहम चीजें हैं। ये लिबरल हुकूमत ने ये पेंशन पॉलिसी को इतना लिबरलाइज कर दिया हुआ है जिसके अंदर सारी चीजें आ गई, पहले किसी वक्त में नहीं होती थी। इन केस ऑफ डेथ और री मैरिज ऑफ द विडो, द पेंशन विल बी ग्रांटेड टू द सन्स, ये मैं पहले कह चुका हूँ। ये तो ब्रॉड आउटलाइन जो इस वक्त एग्जिस्टिंग थी टिल 24 सितंबर 24 में 4 or 5 major changes came into the pension policy across the board for civilians also। वो ये है जो मैं आपको बयान करने लगा। It has been decided henceforth
that ordinary family pension after the death or ineligibility of the spouse shall be admissible to the remaining entitled family members for a period of 10 years only. पहले ये बच्चों के लिए भी बीवी के फौत होने के बाद अगर किसी को पेंशन मिल रही है, मदर को, फादर को, बच्चे को, बच्ची को, वो भी लाइफ टाइम होती थी, अब वो खत्म होके सिर्फ 10 साल तक हो गई। मेजर चेंज। ये दो प्रोविजो क्लॉजेस हैं। इन केस ऑफ डिसेबल और स्पेशल चिल्ड्रन ऑफ ए पेंशनर, द ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन शैल रिमेन एट्रिब्यूटेबल फॉर द लाइफ। अगर कोई बच्चा या बच्ची इस कैटेगरी में है तो उसको अलबत्ता लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन उस वक्त एक सर्टिफिकेट लेके देना होता है फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अबाउट द हेल्थ ऑफ दैट चाइल्ड। Next amendment is pension in case of re-employment or appointment after retirement. इसमें भी एक चेंज आई है। In the event where a pensioner of the federal government after the age of 60 years is re-employed or appointed in public service, please note public service. Public service means service which relates to any government institution, government idara, government organization, government body. अगर आपको प्राइवेट कहीं आपको जॉब मिली है प्राइवेट कंपनी की, उसका इस पे तलाक नहीं होता। Whether on regular or contract basis or whatsoever mode of payment, the pensioner shall have the option to retain either his or her pension or to draw the salary. Naturally, अगर दोनों में से एक को मैंने इंतखाब करना है तो जो ज्यादा अमाउंट होगी मैं वो करूँगा। पहले की पॉलिसी के मुताबिक आप हैरान होंगे, एक शख्स पेंशनर है, वो फौत हो गया, उसकी वाइफ becomes eligible for his pension. Wife was also in service, she has retired and she is getting her own pension. तो दो पेंशनें वो लेने की मजाज थी। वाइफ का वालिद जो पेंशनर था, अगर वो फौत हो जाए या फौत हो चुका हुआ है पहले ही, और वाइफ ये जो पेंशनर हमारा है इसकी वाइफ अपने बाप की पेंशन लेने की मजाज थी। At one time she was entitled to get 3 pensions and I know some cases जहाँ पे ये हो रहा था। मैंने अपनी फैमिली की एक आर्मी के अफसर की उसको ये करवाया था, लेकिन अब हुकूमत ने ये चेंज करके कर दिया कि सिर्फ एक पेंशन या सैलरी जो भी होगी वो मिलेगी। ज़ाहिर ये फाइनेंशियल बर्डन है जो हुकूमत ने कम किया है। सर सॉरी, ये जो आपने ये वाली बताई शायद इसकी अमेंडमेंट आ गई है, फिर चेंज होगी, ये फिर चेंज होगी। ये जो 60 इयर्स के ऊपर आइदर पेंशन और पे थी ना सर, वो अब नलिफाई हो गई। जी आप सही कर रहे हैं सर थैंक यू। अभी तो वो जो अमेंडमेंट आई थी वो अब जो है ना उसको उन्होंने रोक दिया है, इसलिए मैंने शामिल भी नहीं किया इसको। जो पिछली आपको सर ये जो इन हाउस सवालात होते हैं इसको जरा जूम पे भी रिपीट करके करें, यहाँ आवाज नहीं आती। जी वो एक मेंबर बता रहे हैं, ये जो मैंने जिक्र किया है री एम्प्लॉयमेंट पे वन ऑफ दी सैलरी या पेंशन, ये रिवाइज हो चुकी है। डायरेक्टर पेंशन बता रहे हैं कि उस रिवीजन को होल्ड कर लिया गया। कमिंग टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट, फ्यूचर इंक्रीज मेथोडोलॉजी, यानी इंक्रीजेस कैसे अप्लाई होंगी इसके ऊपर भी चेंजेस की गई हैं। इस पॉलिसी से पहले ये होता था कि लास्ट ड्रॉन पेंशन जो होती थी, जिसपे पहले काफ़ी इंक्रीजेस लग चुकी हैं और ज़ाहिर है वो बढ़ती रहती है, तो लास्ट ड्रॉन पेंशन होती थी जो अगली वाली इंक्रीज आई है अगले साल की, वो उस अमाउंट पे लगती थी। अब उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो कुछ और कर दिया। और ये पॉलिसीज जो बनी हैं ये दे आर टू द डिसएडवांटेज ऑफ द पेंशनर्स एंड टू द एडवांटेज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सचेकर। ज़ाहिर उसके अंदर जो उनकी हिकमत है वो यही है कि गवर्नमेंट एक्सचेकर पे बर्डन कम किया जाए।
the net pension, which is gross pension minus commuted portion of pension, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, will be calculated at the time of retirement, और जो फिगर होगी that will be termed as baseline pension, और उस बेसलाइन पेंशन पे आगे वाली इंक्रीज लगा करेंगे, नॉट ऑन द लास्ट ड्रॉन नेट पेंशन। इसका मतलब है कि काफी कम यानी इन पैसे का नुकसान होगा हम पेंशनर्स को। एनी इंक्रीज इन पेंशन शैल बी ग्रांटेड टू द बेस। बेसलाइन पेंशन जो है इम्प्लीमेंट होगी और जब भी बेसलाइन पेंशन रिवाइज होगी उसके ऊपर इंक्रीज होगी। बेसलाइन पेंशन यही रहती है जो गवर्नमेंट ने फ्रीज की है, तो फिर जो है इंक्रीजेस होंगी वो वही पुराने अमाउंट पे लगेंगे। एप्लीकेबिलिटी क्या है वो मैं बताता हूँ, एप्लीकेबल आगे आएगी। ये जितनी भी चेंजेस हैं ये उन पेंशन पे उनका इतलाक नहीं होगा जो इस पॉलिसी से पहले रिटायर हो चुके। इसका इतलाक उन पेंशन पे होना है या होगा जो इस पॉलिसी के इशू होने के बाद रिटायर होंगे। ये बाद में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया था। ये गुड न्यूज़ Have you answered the question? है। ये गुड न्यूज़ है। Okay, good news. Any increase in pension shall be granted on baseline pension. Each increase shall be maintained as a separate amount until the time federal government decide to review and authorize any additional pensionary benefits. Baseline pension will be reviewed by Pay and Pension Committee after every 3 years. और baseline की पॉलिसी है वो हर 3 साल बाद रिवाइज हुआ करेगी। Next amendment, calculation of emoluments for the purpose of pension. Pension shall be calculated on the basis of average of pension emoluments drawn during the last 24 months of service prior to retirement. वो जो शुरू में आपने बताया ना reckonable, वो जो अमाउंट्स हैं वो पिछले 2 साल की एवरेज अमाउंट टोटल करके जो फिगर आएगी उसको यूज करके फिर पेंशन कैलकुलेट करें। जबकि उससे पहले ये होता था कि लास्ट रिटायरमेंट के ऊपर जो भी फिगर्स हैं, अब इसका मतलब यह है कि वो अमाउंट कम हो जाएगी। बिकॉज पिछले 2 सालों की तो अमाउंट्स कम है ना, आपकी तनख्वाह भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है, तो बेसलाइन अमाउंट भी कम हो जाएगी फ्रॉम द लास्ट ड्रॉन फिगर पेंशन जो आप ले रहे थे। ये वो जो क्वेश्चन आपने पूछा, इट इज क्लैरिफाइड दैट द CN डज नॉट अप्लाई टू करंट फैमिली पेंशनर्स as indicated by the use of service henceforth in the ruling. However, it will be applicable to those who become eligible for family pension on or after the issuance of this OM September 24. मल्टीपल पेंशन हम पहले बात कर चुके हैं। अब मल्टीपल पेंशन इंसान ले सकता, पहले ले सकता था, अब सिर्फ एक पेंशन होगी। अगर फैमिली पेंशनर अपनी पेंशन ले रहा है, ये ले रही है, और अभी वो एलिजिबल होगी है हस्बैंड की पेंशन के लिए या वाइफ की पेंशन की, तो एक ले सकता है, और ज़ाहिर है जो ज़्यादा अमाउंट होगी इंसान वही लेगा। Where an in-service federal government employee becomes entitled to a pension, such federal government employee shall not be eligible to receive such pension. अगर वो सर्विस कर रहा है, फैमिली पेंशन, वाइफ सर्विस कर रही है और सैलरी ले रही है, तो वो फैमिली पेंशन नहीं ले सकेगी, पहले ले सकती थी। Am I right? According to this. सैलरी और जो पेंशन है वो आप ले सकते हैं, लेकिन 2 पेंशन जो है वो नहीं। ये भी ये देखें क्या कर रहे हैं। Wherein an in-service federal government employees becomes entitled to a pension, such federal government employee shall not be eligible to receive such pension. In service वाला, वो हम तो ये कह रहे हैं। तो वो ये ना कि अच्छा, मे बी पेंशन और सैलरी इकट्ठे नहीं ले सकते थे, वो क्योंकि नलिफाई हो गई है। ओके, ठीक है। ओके, विद दिस आई कम टू, ये हमारा प्रैक्टिकल जो है वो ये है, प्रैक्टिकली हमें क्या करना पड़ता है जब ये चीज़ सूरत पेश आती है। हाउ टू क्लेम ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। जब फैमिली हेड या पेंशनर फौत हो जाता है तो फिर क्या करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स।
इसमें मैं दो सिचुएशंस कवर करूंगा। एक जहाँ पे वाइफ या स्पाउस क्लेम्स, और दूसरी जहाँ पे बेटी डाइवोर्स या विडो हो तो वो क्लेम। कागजात थोड़े से बढ़ जाते हैं उस सेकंड केस में। As of now, 75% amount of the pension that pensioner was receiving, 75% amount uh, can be claimed and is granted to the family pensioner. Am I right? 75% अभी तक सुन रहे हैं कि कोशिश हो रही है कि इसको 100% कर दिया जाए, मुतालबा है, लेकिन अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ। और जो विडो है, स्पाउस, वो ये लाइफ टाइम is entitled to save this pension unless she or he gets married again, तो फिर वो पेंशन रुक जाए। If the spouse has already died before the death of pensioner, तो फिर dependent children up to 21 years age, अगर वो भी नहीं है तो फादर, अगर वो भी नहीं है तो मदर, अगर वो भी नहीं है तो विडो और डाइवोर्स डॉटर, ये इसी सीक्वेंस में दे आर एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। ओके, व्हेन दिस इमरजेंसी टेक्स प्लेस, जब पेंशन फौत होता है तो सबसे पहला काम हमें करना है कि डायरेक्टरेट पेंशन को फॉर्मली इन्फॉर्म करना है किसी तरीके से। अगरचे उनको इधर उधर से मैसेज तो मिल चुके होते हैं, बट इज अ नीड टू फॉर्मली इन्फॉर्म थ्रू सम हाउ, लेटर लिख के, कॉल करें, या पेफरा का फोरम है जो मेंबर्स हैं वो हम करते हैं। जब पेंशन डायरेक्टरेट को ये इतला मिल जाती है तो वो क्या करते हैं कि पी ब्रांच से रब्ता करते हैं और वेरीफाई करते हैं फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स कि ये इतला मिली है कि फलां अफसर फौत हो गया और उसकी बीवी, ये नाम है उनका, उन्होंने कहा मैं उनकी बीवी हूँ और मुझे पेंशन दी जाए। वो वेरीफाई करते हैं इस चीज़ को पी ब्रांच में रिकॉर्ड से। ये मुमकिन है कि वो बीवी फौत हो चुकी, बीवी उस अफसर ने एक और शादी कर ली हुई रिटायरमेंट के बाद, उसकी दो बीवी हैं, एक का पेंशन वालों को पता ही नहीं है। और ये भी मुमकिन है कि पी ब्रांच को भी ना पता हो। ये चीज़ जब नादरा से पता करेंगे तो लग जाएगा पता, इसकी 2 शादी हुई हैं, 3 शादी हुई हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि डेटा अपडेट कराना बड़ा ज़रूरी है, वरना उधर रफड़ पा जाता है, और रफड़ जब पैता है तो पेंशन नहीं मिलती, और फिर उसको रफड़ को हल करना इट इज़ अ वेरी टीडियस प्रॉब्लम, आई कैन टेल यू। आपको सालों साल लग जाएंगे, झगड़े पड़ जाएंगे, तनाज़े हो जाएंगे, और पेंशन नहीं मिल रही। तो पेंशन डायरेक्टरेट को जब ये वेरीफाई हो जाता है तो फिर वो एक लेटर कॉन्डोलेंस का लिखते हैं टू फैमिली पेंशनर स्पाउस को, और साथ तफसीली तफसील दी होती है कि ये कागजात हैं जो मैं आगे आपको दिखाता हूँ, ये आप कंप्लीट करके दिखाएं। वो कोई 10-15 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और बीवी को क्या पता ये कैसे भरना है, शी हैज़ नो आइडिया व्हाट्सएवर। वो देख के ही घबरा जाती है, मैं क्या करूँगी, ये कौन पढ़ेगा, बिकॉज माई हस्बैंड नेवर टोल्ड मी कि ये भी करना है, ये ऐसे करोगे, ये चीज़ वहाँ मिलेगी, ये चीज़ वहाँ पड़ी हुई है, इसमें पेंशन बुक भी चाहिए होती है, वो कितने पई है मैनू की पता, वो मिलती नहीं, लगती नहीं, मरहूम ने पता नहीं कितने लॉकर में रखी है, मुझे नहीं, उसको नहीं पता, वो फलां चीज़ चाहिए वो भी नहीं पता, बीवी परेशान। वो कागजात भरने कैसे हैं? कोई बीवी हमारे एयरफोर्स की उन कागजात को खुद नहीं भर सकती, आई कैन बाउच। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, वो की करिए जी, वो पेफरा हेल्प कर देता है कुछ जहाँ पे मेंबर्स हैं, जो मेंबर नहीं है वो फिर इसी तरह लोग हेल्प करते हैं। बीवी को कुछ पता नहीं, बीवी को नहीं पता, बच्चों को कुछ पता नहीं इन चीज़ों का। मैं इस पे बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, प्लीज इन चीज़ों को डिस्कस करें घरों में और उनको बताएं कि मेरे फलां कागज उधर पड़ा हुआ है, उधर पड़ा हुआ है, उधर पड़ा हुआ है, तो ये करना वो करना, और मैं मर जाऊं तो सबसे पहले फलां शख्स को बताना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा, मेरा दोस्त, मेरा कोर्समेट, सेक्रेटरी पेफरा, वो वट एवर, सम कॉन्टेक्ट पर्सन। छोटी छोटी चीजें जो
उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है लोगों को। मैंने देखा लोगों को रोते हुए, खुदा के बीवियों को रोते हुए देखा। अच्छा, जब वो कागजात मिल गए, अब आगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो मैं आपको तफसील से बताऊंगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपने एक बैंक अकाउंट खुलवाना है, सिंगल अकाउंट। अगर पहले ही आपका किसी भी बैंक में है तो वो भी चलता है, नया अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है, फिर आपने सिंगल अकाउंट किसी बैंक, किसी भी लोकल बैंक की ब्रांच में वो खुलवाना होता है। जब आप, चीज है, पेंशन अकाउंट में आप कोई और पैसा नहीं डाल सकते। मैं बताता हूँ, वो लिखा हुआ है लेकिन डाल सकते हैं, डालते हैं लोग, कुछ कोई उसमें कोई मजाका नहीं है। मैं डालता रहता हूँ। जी बिल्कुल, आपका कोई अकाउंट पहले मौजूद है, इट डजंट हैव टू बी स्पेसिफिकली पेंशन अकाउंट। शुरू में जब ये हुआ था तो दिस वाज द रिक्वायरमेंट, एक सेपरेट पेंशन अकाउंट खुलवाना है, इवन दो यू माइट बी हैविंग सिंगल अकाउंट ऑलरेडी। लेकिन बाद में ये चेंज हो गया था कुछ सालों बाद। अब आपका सबका अकाउंट जो सिंगल है वही यूज हो सकता है फॉर क्लेमिंग पेंशन। एम आई राइट? ओके ओके, ट्रांसफर हो जाता है जी बैंक जी जी बिल्कुल उसी में। एक चीज है सर कि बैंकर के पास जाके उस अकाउंट को पेंशन के लिए मार्क करवा दी। ओके, हाँ दैट मे बी राइट। उसको बैंक में जाके आपको बताना है कि अब आइंदा इसमें मेरी पेंशन भी आया करेगी। बल्कि वो फॉर्म भरना है ना, वो फॉर्म जो भरता है बैंक का, उसमें बैंक ने सर्टिफाई करना, ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। Modern point. क्या क्या है, मैंने समझ लिया। He's saying that if a person dies and he has some amount in his account which is other than pension also, so right at the instance of death, the account is frozen because it will now be under the inheritance law. उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होंगे पैसे उसके, तो पैसे ना रखें उस अकाउंट में ज्यादा, ये एडवाइस है। वो मैं बाद में कवर करूंगा। जी जी इस तरह की बड़ी एडवाइजेस मैंने लिखी है बाद में, जी, ये बिकॉज वो तो इनहेरिटेंस में चला गया ना। जी जी बाकी अकाउंट बाकी भी फ्रीज हो बाकी जाएगा। भी फ्रीज हो इसमें जाता है। बेसिकली बायोमेट्रिक करनी पड़ती है आपको पेंशन अकाउंट में, बायोमेट्रिक नहीं करेगी तो फिर फ्रीज हो जाएगा, तो ठीक। वो मसला है। ओके, वन ये मैंने आपको बता दिया अकाउंट का। पेंशन डिसबर्समेंट अथॉरिटी, पीडीए, इन आवर केस इट इज CAAF, कंट्रोलर अकाउंट्स एयरफोर्स। पेंशन वो देते हैं, पेंशन डायरेक्टर पेंशन नहीं देता, पेंशन गवर्नमेंट देती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इवन फौजियों को। और उनकी एक हायरार्की है, मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल मैग, दिस इज एन ऑफिस इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक एडिशनल सेक्रेटरी 2 हमारे AVM होते हैं, उनके अंडर है ये मैग, मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल। और मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल के नीचे 3 पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज हैं। PF का CAAF, आर्मी का CMA है, कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंट्स, और एयरफोर्स का CNA है, कंट्रोलर नेवल अकाउंट्स। तो ऑफ कोर्स पेंशन डायरेक्टरेट एयरफोर्स का उनके साथ लेज करता है फॉर ऑल दी जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। वो कागजात जब मुकम्मल हो जाए तो वो आप भिजवाते हैं पेंशन डायरेक्टरेट को, वो चेक करेंगे। अगर वो सारे मुकम्मल हैं, सही हैं, तो फिर वो केस तैयार करते हैं और एक ड्राफ्ट कैलकुलेशन करके CAF को भिजवाते हैं। CAF को उसको वेरीफाई करता है, कंफर्म करता है करेक्टनेस, और फिर वो वापस डायरेक्टर पेंशन के पास आता है और डायरेक्टर पेंशन उसको अप्रूव करते हैं। और फिर वो CA, अगर सारे कागजात ठीक हैं तो मेरा तजर्बा ये है कि विद इन 1 to 2 months पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, विच इज एक्सीलेंट। आप हैरान होंगे कि आर्मी में इट टेक्स मंथ्स एंड समटाइम ईयर्स पेंशन नहीं विडोज को मिलती, खासतौर पर जवानों की। उसकी बीवी देहात में रह रही है, पता नहीं तला गंग कितने रह रही है, उसको पता ही नहीं मैंने क्या करना है, किसको रब्ता करना। एंड देयर इज नो सिस्टम इन आर्मी। इन PF we have a system of PEFRA. If you remember, these things are looked after, taken care of.
आर्मी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं। पैस ये काम नहीं कर रही। जी, पैस पैस इज नॉट इससे कोई ताल्लुक नहीं, पैस का इससे ताल्लुक है। Okay, now I will list the documents which are required to be completed and sent to Directorate of Pension. 2 copies of application, एक फॉर्म बना हुआ है इन्होंने। पहले वो काफी लंबा होता था, 4 पेजेस का, रिसेंटली उसको समराइज करके मेरे ख्याल 2 पेजेस का हो गया हुआ है काफी। इंसिडेंटली ये फॉर्म भी पीएफ के इतने सिंपल है कंपेयरिंग विद पाकिस्तान आर्मी एंड नेवी। जब मैंने उस फोरम में ये दिखाए, वो हैरान हो गए कि इतना सिंपल आप कर रहे हैं, हमारा तो इतना मुश्किल है। और वो लेके उन्होंने अपने अपनी सर्विस को रेफर किया हुआ, फॉर गॉड सेक आप भी ऐसा करें। कॉल कैसे, कैन यू टेक दिस कॉल प्लीज सर। पेज का फॉर्म है, 2 पेज का, वो भरना होता है। ये सारे कागजात आपको पेंशन डायरेक्टरेट भिजवाते हैं, आपने कहीं और से कुछ भी नहीं लेना होता। 2 copies of application form on the prescribed form। और ये 2 तरह के होते हैं, एक डेथ आफ्टर सर्विस, एक डेथ ड्यूरिंग सर्विस। तो हमारे केस में ये डेथ आफ्टर सर्विस वाला फॉर्म आपके पास आएगा और वो हमने भरना होता है। फिर 2 copies और फोटो कॉपीज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, जो पहले मैंने आपको जिक्र किया था। और 2 डेथ सर्टिफिकेट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड गिवन बाय यूनियन काउंसिल या कैंटोनमेंट बोर्ड विद देयर स्टैम्प। ये नादरा का ही सिस्टम है जो यूनियन काउंसिल में होता है, एंड दिस सर्टिफिकेट इज एक्चुअली गिवन ऑन द नादरा पैड। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नादरा से लेना है या यूनियन काउंसिल से लेना है। नादरा से डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता, यूनियन काउंसिल से मिलता है, और होता ये नादरा का ही है। 2 copies ऑफ निकाहनामा। वो हस्बैंड साहब निकाहनामा कितने रह गए, मैंने मिलते नहीं पे। वो तो 50 साल पुरानी बात है, कभी सोचा ही नहीं से ये भी काम आएगा। तो बीवी को तो नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट 80% केसेस एफसी में नहीं मिलता, क्योंकि पता ही नहीं बीवी ने कितने रखे, या हस्बैंड भी बात नहीं इन चीजों को संभाल के रखते। अगर संभाल के रखा हुआ तो मिलता नहीं, पता नहीं कितने रखा, कौन सी दराज में कौन सी तेल में। निजामी घर में इस तरह चल रहा है। अगर निकाहनामा नया हो तो फिर आपको एक बयान हल्फिया देना पड़ता है, एक स्टैम्प पेपर के ऊपर। वो कचहरी में जाएं, वहाँ वो नोटरी बैठे होते हैं, उसका फॉर्मेट भी साथ दिया होता है। पेंशन डायरेक्टरेट फॉर्मेट मौजूद होता है, वो लैंग्वेज दी होती है, उसमें आपने नाम साम लिखना है और वो बन के फिर वो देना पड़ता है। एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये नादरा से मिलता है, ये आपको अप्लाई करना पड़ता है। ये ब्लड रिलेशनशिप अप्लाई कर सकता है, बेटा बेटी, भाई बीवी, हस्बैंड, सिर्फ वो अप्लाई कर सकते। फिजिकली जाना पड़ता है वहां पे। आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, पाक आईडी पे अगर आप जाएं तो ये बिल्कुल ऑनलाइन घर बैठे आपको मिल जाता। उसके लिए वो पाक आईडी को लोड करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता, बीवी को बच्चे को कहें, वो आपको कर देगा। वो को नहीं आता, किसी और को कहें, लेकिन घर बैठे ही मिल जाता। अब अगर मरहूम शौहर साहब ने डेटा अपडेट नहीं किया हुआ एफआरसी के अंदर, बेटी का, बेटे का, दूसरी शादी का पेचक रहेगा, you are in trouble, your family will be in trouble at that time। I had to solve a case जहाँ पे एक शख्स ने दूसरी शादी कर ली थी और वो वहां पे नहीं रह सकता, एंड शी वाज क्लेमेंट ऑफ पेंशन। झगड़ा हो गया, बड़ा वो बड़ी मुश्किल से फिर हल हुआ। 2 ओरिजिनल कॉपीज ऑफ ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट, ये एक फॉर्म है जो डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम का मतलब यह है कि पेंशन उधर से डायरेक्ट आपके अकाउंट में चली जाएगी, बीच में कोई और इदारा या कोई और पोस्ट ऑफिस कोई कुछ नहीं आता। वो फॉर्म जो भरना होता है वो बैंक मैनेजर उसको वेरीफाई करता है। उसमें नीचे बैंक अकाउंट की नंबर शमल
उसमें एक चीज है जो लोगों को समझ नहीं आती, ऊपर जो पर्टिकुलर दिए होते हैं, पेंशनर और फैमिली पेंशन। पेंशनर मैंने आपको बताया कौन है और फैमिली पेंशन कौन है, ये आपको बता चुका हूँ। सॉरी। वो पेंशन की जगह लोग फैमिली पेंशन का नाम लिख देते हैं, और फैमिली पेंशन की जगह जहाँ अपना नाम लिख दो, तो ये कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। पेंशनर इज योर मरहूम शौहर, जहाँ पेंशन का नाम लिखना है आपने उसका नाम लिखना है, रैंक पाक नंबर। और फैमिली पेंशन आप खुद हैं जो क्लेम कर रही हैं, वो बेटी है या वाइफ है, जो भी है। एंड दिस फॉर्म इज वेरीफाइड बाय द बैंक मैनेजर। नीचे एक पोर्शन है जिसके अंदर आपके पेंशन अकाउंट जिसने पेंशन जारी है और वहाँ नाम वगैरह लिखा होता है, और बैंक मैनेजर उसको वेरीफाई करता है। अगर ये फॉर्म मुकम्मल नहीं है या गलत है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। लाइफ सर्टिफिकेट, फैमिली पेंशन जो वाइफ है उसने एक लाइफ, वो फॉर्म मौजूद है उसके लिस्ट के अंदर, आपने उसके अपना नाम शाम लिखना है कि इस वक्त मैं जिंदा हूँ, और उसको किसी ने वेरीफाई करना है, टेस्ट करना है, और इसको बैंक मैनेजर भी वेरीफाई कर देते हैं या किसी गैर वो वेरीफाई करवा दे। और ये फैमिली लाइफ सर्टिफिकेट जो है फिर हर 6 माह बाद देना होता है। बायोमेट्रिक हो गया। हो गया लेकिन अभी तक वो यूज में आपको नहीं मिल रहा, अभी फौजियों के लिए अवेलेबल नहीं है वो, और सिविल में भी अभी सबको नहीं मिल रहा, उसमें अभी कंफ्यूजन है। तो लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, या बायोमेट्रिक्स वो बैंक में जाके आपको देने होते हैं। आई एम सॉरी, वो मैं गलत समझा। लाइफ सर्टिफिकेट या बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स बैंक में जाके अंगूठे का निशान वो बैंक वाले ले लेते हैं, और यानी उससे कंफर्म हो जाता है कि द पेंशनर इज स्टिल लिविंग। मकसद ये है कि ऐसा ना हो कि पेंशनर फौत हो चुका हुआ है और उसकी पेंशन आ रही है, क्योंकि डायरेक्ट बैंक में जा रही है ना, वो तो जब बैंक वहाँ से इशू होती है तो वो किसी से पूछते तो नहीं है। मैं आपको बताऊं आपकी दिलचस्पी के लिए कि सिस्टम क्या है, पेंशन कैसे रिलीज होती है। हर महीने की 15 या उससे भी पहले ये काम शुरू कर देते हैं, ताकि पेंशन महीना खत्म होने के 2-3 दिन या हतमी लास्ट डेट से पहले पहले पेंशन मिल जाए बंदों को। तो पेंशन डायरेक्टर और सीएफ काम शुरू कर देते हैं इसके ऊपर, और आजकल सारा डिजिटल सिस्टम है, डिजिटाइज्ड है। तो एक चेक इशू होता है, जितने भी पाकिस्तान के बैंक हैं ना, let's से 20 या 25 बैंक हैं मुख्तलिफ, हर बैंक में पीएफ के जितने पेंशनर्स हैं उनके सारा डेटा तफसीलात वहाँ मौजूद है सीएफ के पास। तो हबीब बैंक मिसाल के तौर पर उसके 200 पेंशनर्स हैं थ्रू आउट द कंट्री, इट कुड बी एनीवेयर इन द कंट्री। टोटल अमाउंट जो है वो एक चेक बन जाता है। इसी तरह तमाम बैंक्स का एक एक चेक बनता है। और उधर पेशावर में सीएफ में पाकिस्तान के तमाम बैंक्स के वहाँ ब्रांचेज हैं, फिजिकली ब्रांच है। ये पेंशन डायरेक्टरेट का काम होता है कि वो उन चेक्स को लेके वहां जाते हैं उस ब्रांच की हेड ऑफिस में पेशावर में। ये अपना बंदा इनका जाता है, वो चेक लेके हबीब बैंक, सब बैंकों, एक बंदा ये एक से ज्यादा ये मुझे नहीं मालूम, और वो चेक जमा होता है। और वो चेक जब वहाँ जमा हो जाता है तो वो ऑनलाइन सिस्टम है, एक क्लिक के साथ वो कुछ होता है, और इंस्टेंटेनियसली उस बैंक के जितने भी पीएफ के पेंशनर्स हैं पूरे मुल्क में, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। हमें कुछ इस तरह का सिस्टम। फर्टिलाइजर काम फैसिलिटेट करती है, और उस ब्रांच का एक हेड ऑफिस जहाँ पर ये काम हो रहा होता है वहाँ ये प्लेस हो जाती है, और फिर वहाँ उस हेड ऑफिस से सारे पेंशनर के वहाँ क्रेडिट। और आपने देखा होगा पीएफ का सिस्टम इतना अच्छा है कि हमें कुछ 4-5 दिन पहले, महीना खत्म होने से पहले हमारी पेंशन आ जाती है। आर्मी में ऐसा नहीं। और हमें तो यानी एक मैसेज पेंशन डायरेक्टरेट से आता है कि आपका चेक रिलीज हो गया इतनी अमाउंट का, और वो आपको मिल जाएगा 1 तारीख से पहले पहले।
और फिर जब बैंक में आते हैं तो आपको मैसेज आता है बैंक से आपका पैसे आ, आई डोंट नो सम, ये कुछ महीनों से मैं नोट कर रहा हूँ कि पेंशन मेरी अकाउंट में आ चुकी है, मुझे मैसेज रिसीव हो गया है, अभी तक डायरेक्टेड पेंशन का मैसेज नहीं आया, और उसके बाद मैसेज आता है 2 दिन बाद आपका चेक रिलीज हो गया। ये क्यों हो रहा है? आर यू अवेयर ऑफ दिस? जी जी ये क्यों होता है? सर, एक और बात में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया। ओके ओके सर्विस प्रोवाइडर है जिसके साथ वहाँ से थोड़ा सा इश्यूज आए जिसमें सब लोगों को जो है ना वो मैसेज जो है वो नहीं मिल सका। ओके इंशाल्लाह होपफुली इस दफा जो है इस महीने से सबको मैसेज टाइम पे मिल ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज नॉन मैरिज सर्टिफिकेट। वो भी एक कागज होता है, आपने भरना होता है, जिसमें आप वेरीफाई करती हैं कि मैंने अभी तक शादी नहीं की अपने हस्बैंड के फौत होने के बाद। और ये सर्टिफिकेट 65 साल की उम्र के बाद इसकी ये नहीं देना होता है, 60 साल है। मेरा मुझे याद पड़ता है 65 ईयर्स एज के बाद इस की जरूरत नहीं होती। इट इज लाइफ टाइम एंड ये दोनों देने पड़ते हैं कि मैं जिंदा हूँ तो मैं निशान। नहीं, इसकी चेंज हो गई है, मैंने पढ़ी है, ये चेंज हो गया हुआ है। नॉन मैरिज सर्टिफिकेट की एज है 60 या 65, ये याद नहीं है, लेकिन ये मुझे श्योर है कि ये चेंज आ चुकी है। ओरिजिनल पेंशन बुक, लाल रंग का एक छोटा सा किताबचा है, उसको पेंशन बुक कहते हैं। वो किसी बीवी को नहीं पता होता किधर है, पता होना चाहिए कि किधर पड़ी है, ये लाजमी देनी पड़ती है। अगर ये ना मिले तो फिर FIR लॉन्च करनी पड़ती है लॉस ऑफ बुक की मुतलका थाने में, और वो रिपोर्ट इशू करेंगे, फिर आप वो रिपोर्ट भिजवाएंगे। 2 कॉपीज ऑफ परफॉर्मेंस स्पेसिफिक सिग्नेचर, आपके ये थंब इम्प्रेशन तीनों, ये सारी उंगलियों के होते हैं शायद, या वो देने पड़ते हैं। और 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ दिस एप्लीकेशन। अच्छा, जो मैंने कवर किए हैं ये है बीवी के लिए, अब ये जो कवर कर रहा हूँ ये बेटी के लिए, डाइवोर्स और विडो। इसमें एक दो चीजें काफी, एप्लीकेशन फॉर्म वही है, डेथ सर्टिफिकेट भी वही है, लेकिन अब डेथ सर्टिफिकेट आपको हस्बैंड का भी देना है अगर आप विडो हैं, और अगर डाइवोर्सी हैं तो फिर डाइवोर्स सर्टिफिकेट देना है। और ऐसा भी होता है कि तलाक हो गई है, डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू नहीं हो, करवाया नहीं, आराम से सुलह सही से हो गया काम, तो गुजारा हो रहा है। आप इधर आप जब यूनियन काउंसिल के पास जाएंगे इसलिए ये काम जितने भी होते हैं ना वक्त पे कराने चाहिए। ये पेंशनर्स के लिए, हम जो जिंदा हैं, ये काम जो होते हैं, बेटी की डिवोर्स हो गई, विडो हो गई, बीवी फौत हो गई, उसी वक्त पेंशन अपना पी बनाज में इसको, I cannot overstress this point again and again. पॉइंट बी है इसमें फादर ऑफ क्लेमेंट हम देख रहे हैं, वो मदर भी हो सकती है। मदर भी होती है, मैंने बताया ना, वो लीजिकल हेयर्स फादर के बाद मदर ही होती, अगर फादर भी नहीं है। नहीं, अगर सिर्फ मदर पेंशनर है की डेथ होती है वो भी बेटो बेटी को जा सकती है। मदर पेंशनर है, हाँ आपको वो बिल्कुल, अगर कोई भी स्पाउस पेंशनर है तो फिर सारी चीजें ये तलाक होगा उसके ऊपर। इन दैट केस हस्बैंड बिकम्स फैमिली पेंशनर। 2 कॉपीज ऑफ डाइवोर्स सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट, ये ज़ाहिर है ये भी यूनियन काउंसिल से बनते हैं। और अगर ये बर वक्त ना बनवाए हुए हों तो आई टेल यू यूनियन काउंसिल से वो काम करवाना और रिश्वत दिए बगैर नहीं हो। डाइवोर्स हुई थी 10 साल पहले, जरूरत अब पड़ी, वो कहीं कौन है अब किधर है इस डेट को, हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं। अब ना डेथ सर्टिफिकेट लाएंगे, वो स्लिप कहाँ से लाएंगे, कुछ नहीं होता, फिर आपको रिश्वत देनी पड़ती है और फिर काम होता।
बाकी चीजें वही हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम का, बाकी सारी चीजें बिल्कुल वही। Okay, with this I come to any question so far, gentlemen, any clarification? बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए आ जाती है ना जी, डेथ सर्टिफिकेट्स ऑफ फादर ऑफ द पेंशनर, मदर ऑफ द पेंशनर भी रिक्वायर्ड होते हैं। बिल्कुल हूँ तो। देखो, आप क्लेमेंट हैं डाउन द लाइन और ऊपर फादर का नाम आता है, तो फादर का आपको डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। हाँ जी, वो तो फौत हो चुके हैं, कहाँ डेट, बिल्कुल उन सब के आएंगे। सर इसमें दो सवाल और है सर। एक सवाल ये है सर कि जिस तरह एक पेंशनर है, उसने जो परचेज फैक्टर किया उसके बाद उसकी 100% हो जाती है पेंशन, फैमिली पेंशन भी 100% होती है। बिल्कुल होती, वो भी रिस्टोर होती। अगर फैमिली पेंशन जब शुरू हुई थी उस वक्त तक पेंशनर की पेंशन रिस्टोर नहीं हुई, और अब वाइफ पेंशन ले रही है या बेटी ले रही है, जब वो डेट आएगी वो रिस्टोर हो जाएगा। तो दूसरा सवाल ये है सर कि जिस तरह आपने बताया कि पेंशनर जो चिल्ड्रन को ट्रांसफर होगी पेंशन जो कि अंडर 21 जो लोग हैं या जॉब नहीं कर रहे, तो सिंगल अकाउंट ऑफ अ सिंगल चिल्ड्रन और ऑल द चिल्ड्रन। सिंगल जो पेंशन ले रहा है फैमिली, 4 बच्चे हैं, चारों एंटाइटल्ड हैं। ये आप बताओ डिवाइड हो जाएगा, जी। डिवाइड हो जाएगी सर। अकाउंट 4 होंगे, जी सर। ख्वाल ये है, सबका अपना अपना। ओके, सबका अपना अपना होगा। और जो माइनर हुआ अगर उसमें से एक बच्चा, माइनर का एक बड़ा, जैसे गार्डियनशिप वो बड़ा एक लंबा कानून है, सेपरेट गार्डियनशिप कानून, उसको फॉलो करना पड़ता है। वो बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं अभी वो कवर नहीं कर सकता। वो हर सूबे का अपना अपना होता है, एक ऑफिस है, उसके पास जाना पड़ता है, वो उसके गार्डियन मुतय्यन किया जाता है किसी को भी, फिर वो उसको मिलती है पेंशन। वो एक लंबा प्रोसेस है, सेपरेट प्रोसेस। Okay, now I have listed some. Any other question before I proceed further? सर ये यूनियन काउंसिल में जो रिपोर्टिंग होती है फॉर डेथ इज विद यूनियन काउंसिल में जो रिपोर्टिंग होती है दैट शुड बी विद इन 60 डेज, आजकल की रूल है। नहीं, उसको जहाँ अभी आपने लास्ट में कहा था ना कि बहुत देर छोड़ देते हैं बाद में डेथ, इट इज 60 डेज नाउ। यूनियन काउंसिल की जो इनिशियल रिपोर्टिंग होती है उसकी डेथ जी जो बिल्कुल, कनेक्ट करते हैं। हाँ उस टाइम के अंदर अंदर करें, वरना बाद में फिर बाद में बड़ा मुसीबत पड़ जाती है। सर एक क्वेश्चन है, अगर किसी ने कम्यूटेशन नहीं ली हुई जी तो उसकी भी कोई, सर अगर किसी ने कम्यूटेशन नहीं ली हुई तो उसकी भी रिस्टोरेशन का कुछ होता है? नहीं, उसका तो फिर रफड़ ही खत्म हो गया ना। वो तो शुरू से ग्रॉस पेंशन मिल रही है, उसी पे लग रही है उसकी सालाना इंक्रीजेस। देयर इज नो रिक्वायरमेंट एंड क्वेश्चन ऑफ एनी रेस्टोरेशन। ओके सर। आई एम नॉट अवेयर एंड आई डोंट थिंक कोई शख्स कम्यूटेशन नहीं कराता। शायद कोई कराता हो, कराते हैं। ना कराता हो, कुछ आजकल करा कुछ रहे होते हैं जो नहीं कराते। जी सर, वो फूल जो है ना उन पेंशन में जो है उन लोग सियाने हो गए ना, तो वो कुछ नहीं कराता। पहले कोई सियाने नहीं होता था, पता ही नहीं होता था एक्चुअली, उस वक्त पता ही नहीं होता कि नहीं, कम्यूटेशन उसमें रिक्वायरमेंट भी थी। पैसे इकट्ठे मिलने होते हैं बस, तो बस हम करा लेते हैं। Requirement- नहीं, फायदे नुकसानात का नहीं पता होता, आगे चल के क्या होना है क्या होता है इसका कुछ पता नहीं होता। क्योंकि पैसे इकट्ठे मिलने की जरूरत भी होती है, तो हर शख्स कराता है। In case the deceased had the 2 wives, 2 वाइफ्स, उसके इंतकाल के वक्त उसकी 2 बीवियां थी, तो दोनों को मिलेगा, डिवाइड हो जाएगी पेंशन, डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल, 3 होगी तो पेंशन तीनों में बढ़ जाएगी। लेकिन रफड़ उधर पड़ता है, रफड़ उधर पड़ता है। और ये मैं कई 2-3 केस देख चुका हूँ कि दूसरी शादी पहली बीवी की रजामंदी से नहीं हुई, और ना पी ब्रांच में रजिस्टर्ड है। फिर रफड़ बढ़ जाता है। वो रजामंदी वाला काम खत्म हो गया सर। नहीं, खत्म तो हो गया हुआ, लेकिन जब वो कागजात भरते हैं वो पेचा तो पड़ जाता है ना, आपस में फैमिली लड़ पड़ती है, उसको तो कौन नहीं रोक सकता। सर इसका एक जिम्नी सवाल और बनता है सर। पहली बीवी कहती है मैं तेनों पेंशन नहीं देनी, जमीनी बात। उधर रफड़ पड़ जाता है। एनीवे, ये खत्म हो एक गया वाइफ है, जी। एक वाइफ की डेथ हो गई है, 2 जिंदा है। अब जो 33% उस वाइफ का था वो उसके बच्चों को जाएगा। उसमें मिल जाए, उसी में मिल जाता है, उन दोनों में, बच्चों नहीं, 2 बीवियां जो जिंदा है ना, उसका पोर्शन उसमें जिम हो जाता है। नहीं, जो थर्ड के बच्चे थे, हाँ, फिर उनके अगर बच्चे, करेगा तो उनको मिलेगा कि अगर बच्चे हैं तो उनकी इनहेरिटेंस में चला जाए।
ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है बात, पेंशन डायरेक्टली मैंने देखी। कॉम्प्लिकेशंस पे नहीं सोच रही ना सर, अभी थोड़े तीन वाइफ्स कुछ ओके, विद दिस आई कम टू, हम सब के कुछ बैंक अकाउंट्स हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, उनमें भी बड़े ट्रिक्स हैं जो मैंने सीखे हैं और जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें यानी क्या क्या चीजें हम हर वक्त कर सकते हैं, ये सारे रिकमेंडेड है, प्लीज, ये कोई पॉलिसी नहीं है। अगर आप समझे कहीं अच्छे हैं तो आप फॉलो करें, और फॉलो करें तो कोई गड़बड़ हो जाता है, प्लीज डोंट होल्ड रिस्पॉन्सिबल। प्रेफरेबली सन और डॉटर शुड ओपन ए जॉइंट अकाउंट विद मदर। ये पेंशन के लिए नहीं, वैसे द प्राइमरी पर्सन इन द जॉइंट अकाउंट मस्ट बी ए फाइलर। कभी सोचा आपने इन चीजों के बारे में? फाइलर आप सबको पता है क्या होता है, शौहरों को पता है, हो सकता है कुछ खवातीन को ना पता हो। जो इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलरली फाइल करता है उसको फाइलर कहते हैं, क्योंकि उससे कुछ टैक्सेस की बचत हो जाती है मुस्तकबिल में, आने वाले टाइम में। विजिट ऑल दी बैंक्स, जहां जहां अकाउंट्स हैं, वेयर द डिजीज हैड ए जॉइंट अकाउंट विद हिज वाइफ। अगर जॉइंट अकाउंट है वाइफ के साथ तो वाइफ को चाहिए कि फौरन बैंक को विजिट करे। ये जॉइंट अकाउंट होल्डर, दैट इज वाइफ, शुड आस्क फॉर द बैंक स्टेटमेंट टू नो कि कितने पैसे उसमें पड़े हुए हैं इस वक्त। वो अमाउंट चली गई है इनहेरिटेंस में। द मोमेंट पर्सन डाइज, द मोमेंट, उस घड़ी, उसकी तमाम असासे मूवेबल एंड इमूवेबल गो इनटू इनहेरिटेंस। द मोमेंट, By क्या law? है? By law. बाय डिवाइन लॉ, Divine law. डिवाइन लॉ। By the state law, the survivor और स्टेट तो बाद में आती है ना सर जी, मैं कह रहा हूँ बाय डिवाइन लॉ, अल्लाह का हुक्म के मुताबिक उसी लम्हे वो वो तमाम असासे इनहेरिटेंस में चले गए हैं, भले आप उसको उस वक्त तकसीम ना करें। मेरी रिकमेंडेशन ये तकसीम करें। तकसीम करने से मुराद ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर, किसका कितना कितना हिस्सा है। हम में से कोई नहीं करता, इसको हम मायूब समझते हैं। और जब वो घड़ी आती है, उस 5 में से 2 फौत हो चुके हुए, और अब हमने तकसीम करना है घर या कोई भी, अब मुसीबत पड़ गई। उस मरहूम के 2 बच्चे भी हैं, एक अमेरिका में है, एक बरतानिया में है। अब समझ नहीं आती हम करें क्या, बिकम सो कॉम्प्लेक्स आई कैनॉट टेल। लिहाजा जब वो चीजें हों, बर वक्त कराते रहे, कोई बुरी बात नहीं है। हस्बैंड फौत हो गया है, बच्चे हैं, बीवी हैं, कुछ शादीशुदा हैं, कुछ अनमैरिड हैं, तो जो भी रिक्वायरमेंट है ना उनको पूरी करना, ताकि आने वाले वक्तों में आपको मुश्किल ना हो। तो मैं ये कह रहा था कि पता कर लें कि कितनी अमाउंट है। अब उस अमाउंट को सारी को निकाल सकती हैं आप, बिकॉज आप जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं। आप खर्च भी कर सकती हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आप अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर ली, इसलिए वो पैसे जितने भी हैं, ज़्यादा अमाउंट भी हो सकती है, वो अब इनहेरिटेंस में है। उसमें आपका 8वां हिस्सा है, बीवी का, और बाकी बच्चों का हिस्सा है। अगर आपने खर्च करने भी हैं, बच्चे भी आपके पास हैं, उनकी कफालत करनी है, ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ शेयर करें एज ए मदर, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को आगे वाले वक्तों में कोई मसला ना हो। तो चूंकि आप अकाउंट होल्डर हैं, जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, तो आप उस पैसे को निकालने की मजाज, आप उसको निकाल, बैंक को इस पर कोई इतराज नहीं है कि जी आपने बाकी बच्चों से पूछा कि नहीं पूछा, बिकॉज आप अकाउंट होल्डर हैं, जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, आप चेक लिख के पैसे निकाल लें, ये आपकी अपनी सवाबदी है। इससे पहले कि वो कोई इनहेरिटेंस का मसला आ जाए और वो
बैंक उसको इतराज करे जी ये तो अब सारे के सारे पैसे आपके नहीं है। ट्रांसफर द एग्जैक्ट अमाउंट्स, इस अकाउंट से जितनी भी अमाउंट है, जितने भी जॉइंट अकाउंट्स हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू सम न्यू अकाउंट, आपका अपना जो नया अकाउंट खोला है सिंगल, उसमें ये ट्रांसफर कर लें आप, ताकि आपको इमीडिएटली पैसों की जरूरत होती है ना वाइफ को सारे मामला तय करने में। अच्छा, ये कुछ और भी आगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, शायद टाइम की लिमिट है, डायरेक्टर साहब ने भी कहीं जाना है, इन्होंने भी कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं, तो ऐसा करते हैं कि मैं ये सारी प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा ग्रुप में, अपना पेफरा ग्रुप में, सेक्रेटरी साहब के थ्रू, सर आप इसको पढ़ लें और कोई क्वेश्चन हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर पर्सनली ऑन फोन कॉल। मैनेज बैंक अकाउंट्स को कैसे मैनेज करना है, फिर इन्वेस्टमेंट होती है, नेशनल इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट में कुछ लोगों ने कराई होती है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारी गाइडलाइंस हैं जो दी हुई हैं। और फिर जब वो नौबत आती है कि इनहेरिटेंस को डिवाइड करना है, तो फिर क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या करते हैं, किसको कुछ पता नहीं होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने देखा है। और नहीं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, बट दिस इज आवर लाइफस्टाइल, हम नहीं इन चीज़ों को आने वाले टाइम से पहले सोचते या बात करते या प्लान करते। इनहेरिटेंस के बस इतना मैं कहूँगा कि जब इनहेरिटेंस की डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आता है, उसमें दो तरह की, एक मूवेबल प्रॉपर्टीज, एक इमूवेबल प्रॉपर्टीज। मूवेबल प्रॉपर्टीज ये बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट, ऐसा वैसा है, और इमूवेबल जायदाद है, मकान प्लॉट जो भी है। मूवेबल के लिए नादरा इशू करता है एक सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं उसका, और इमूवेबल के लिए अदालत करती है, सिविल कोर्ट, एक वकील हायर करना पड़ता है, वो फिर बताते हैं, उसमें आता है कि कौन कौन से लीगल हेयर्स हैं, उनके नाम, उनके पते, उनके सीएनसी नंबर, सारी चीज़ें, वो लंबी प्रोसेस। ओके, शुरू में मेंशन किया था, ये एक बुकलेट मैंने मुरतब की है, ये इसके चैप्टर्स हैं, रिकंसाइलिंग विद रिटायरमेंट, रीप्रायोरिटाइजिंग प्रेफरेंसेस, अपनी जिंदगी को रीअलाइन करना, इसकी गाइडलाइंस हैं कुछ। हैप्पी रिटायरमेंट के कुछ स्टेप्स दिए हुए, हाउ टू गो अबाउट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। पोस्ट रिटायरमेंट रिस्क क्या है, चैलेंजेस क्या है, डोमिसाइल डोमेस्टिक चैलेंजेस क्या है, बच्चे हैं, बच्चों की शादियां हैं, बच्चों की तालीम है, हायर एजुकेशन है, इनको सबको मैनेज करना है, पहले कभी सोचा ही नहीं था, यकदम अब ये सामने आ गई। एंड लीस्ट फॉरगॉटन इज हेल्थ कॉन्शियसनेस, लीस्ट फॉरगॉटन, इसके बारे में कभी सोचा नहीं, यार मैं मर भी सकता हूँ, यार मैं बीमार भी हो सकता हूँ, और किसी वक्त हो सकता हूँ। मैंने एक लाइफस्टाइल गुजारा है, 50 साल तक बड़ी हैंकी डोरी मैं सेहतमंद रहा हूँ, अब मेरा लाइफस्टाइल डिफरेंट हो जाना है, और बीमारियां आएंगी बिकॉज बॉडी कमजोर होनी है, उसके लिए कुछ तैयारी करनी है, उनको अवॉइड करने के लिए ये गाइडलाइन दी हुई है। हाउ टू रिमेन हेल्दी, क्या कोशिश कर सकते हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं हम नहीं करते, पता ही नहीं होता, सोचा ही नहीं होता, और बीमारियां यकबा आनी शुरू हो जाती। एजिंग एक नेचुरल फिनोमेना है, इसको मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, क्या गाइडलाइन है इसके अंदर। और ये मैंने मैंने प्रोफेशनल लोगों से पढ़ के ये सारी चीज़ें लिखी हैं। गाइडलाइंस फॉर फैमिली पेंशनर्स, ये जो मैंने गाइडलाइन कवर की है ये इसके अंदर है। फिर पेंशन का भी सारा, ये जो मैंने आपको कवर किया है, इसके अंदर तफसीलात सारी दी हैं। और फिर कोई वेलफेयर प्रोविजंस हैं एयरफोर्स की तरफ से मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए, माली या और तरह की, वो इसके अंदर मैंने लिखी हैं। ये भी हमको नहीं पता होता कि ये अवेलेबल है, मैं ले सकता हूँ, लेकिन हमें पता ही नहीं है, लिहाजा नहीं अवेल करता। मेडिकल एंटाइटलमेंट्स क्या क्या है, चेंज हो जाती हैं, ये सारी देखिए। So gentlemen, ladies and gentlemen, with this I come to end of my presentation, and ये मेरी आपको मशवरे, always update your family data with P branch air headquarters whenever it occurs, like death of your spouse,
डेथ ऑफ योर डॉटर, सन, फादर, मदर, फैमिली, क्या कहते हैं, विडो पे भी जो बेटी हो गई है तो भी इसको रजिस्टर करें। और ऑल्सो इनको फिर बाद में नादरा में भी अपडेट करें। बहुत से लोग, बल्कि अक्सर लोग, बीवी फौत हो गई है ना, या बेटी के डाइवोर्स, उसको नादरा भी नहीं कराते, कि जरूरत ही नहीं महसूस करते। तो जब आप नादरा के पास जाएंगे, वो कहेंगे ये तो हमारे पास ये जिंदा है, या ये तो फौत हो चुका हुआ, और वो हुआ था 10 साल पहले। अब आप डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे उनको दिखाने के लिए? आपने बनवाया नहीं था, या बनवा था तो गुम हो गया होगा। इसलिए ये चीज़ें वक्त पे करें।